अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। आज का हमारा मौजू है 23 मार्च 1940 यानी करारदाद पाकिस्तान। इस करारदाद के हवाले से एक बड़ी अहम बात जो कहीं पड़ी वो ये थी कि 2 सफ़े की ये करारदाद आज कई हज़ार मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत है। इसी करारदाद के नाम से एक मीनार बकिनारे रावी इस्तादा भी है। कुछ लोगों का आज भी ये कहना है कि ये करारदाद नाफिज होने के लिए थी और आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस दस्तावेज़ को तकदीस तो बहुत मिली लेकिन इसकी तामील नहीं हुई। एक मकबे फ़िक्र ऐसा भी मौजूद है कि जो मुल्क में जारी इंतहा पसंदी के डांडे भी इसी करारदाद से मिलाता है और बहुत से सुराग इसी करारदाद में पाता है। अपनी मंजूरी के 70 साल बाद ये करारदाद एक बार फिर आज हमारा मौजू है और शायद मुस्तकबिल में भी ये मौजू हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब सैफमा के साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मुमताज़ सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर एक सियासी कारकुन का तारुफ भी रखते हैं। जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब फ़र्जंदे इकबाल होने के साथ इनकी जो काम है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रोफेसर एजाजुल हसन साहब, प्रोफेसर एजाजुल हसन साहब एक उस मकबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं जो करारदाद पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर यूनुस साहब। प्रोफेसर यूनुस साहब सियासियात के उस्ताद हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इम्तियाज़ आलम साहब से। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या हम 70 साल बाद इस करारदाद के हवाले से यकजहती फ़िक्र पैदा कर पाएँ अपने यहाँ? देखिए, यकजहती फ़िक्र के तस्वर से भी इख्तलाफ है। जमहूरियत में कसरत ख्याल होती है और फ़र्द की आज़ादी बुनियाद होता है किसी भी जमहूरिया की। लिहाजा ये जो ख्याल है कि करारदाद लोगों को यकसू कर देगी, हाँ, ये उस वक्त जब ये 1940 में करारदाद बनी, इसने एक मुस्लिम लीग को एक सिमत दी, लेकिन उस वक्त भी इस करारदाद के पीछे तसव्वुर एक नीम वफाक या कन्फेडरल था और मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आनी थी। एक पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं था, जिसका इजहार हुआ कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उससे इत्तफाक कर गए थे और कांग्रेस ने उसे रद्द कर दिया था। जब पार्टीशन हुई तो इस तरह की पार्टीशन का तसव्वुर पूरी कौमी आज़ादी की क़यादत को नहीं था, ना गांधी जी को था, ना नेहरू को था, ना कायद आज़म को था, कि पार्टीशन के नतीजे में क्या खौफनाक कत्लेआम होगा दोनों तरफ। जब ये कत्लेआम हुआ तो जिन्ना हैरान हो गए। ये कत्लेआम हुआ तो गांधी और सोहरावर्दी ने जाके कलकत्ता में भूख हड़ताल की उसके ख़िलाफ़ और फसादा रुकवाने की कोशिश की। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात कि कौमी आज़ादी की क़यादत को तकसीम के कॉन्सिक्वेंसेस का और नताइज का जो आज तक हम भुगत रहे हैं, जैसे कश्मीर के मामले में झगड़ा चल रहा है अब तक, या पानी के मामले पे अब पैदा होने जा रहा है, तो ये सब ना होता। और जितना बैड ब्लड क्रिएट हुआ उससे पाकिस्तान ने जो सिमत अख्तियार की, जो हिंदुस्तान ने सिमत अख्तियार की, बल्कि मैं एक मिसाल दे दूँ, मैं बात ख़त्म करूँगा कि जब हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई कायद आज़म की, तो कायद आज़म ने कहा कि भाई मेरे बंगले का ख्याल रखना कलकत्ता में, बम्बई में, मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो मैं आके वहाँ पर रहना चाहता हूँ। उनका तस्वर ये था कि जैसे कनाडा और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात थे, बस पार्टीशन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम दोस्त सोच बन जाएंगे और आना जाना होगा। और पार्टीशन को बहुत सारे लोगों ने लिया भी है कि ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद फिर हम एक ही तरह के लोग हैं और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं एक और करूँगा, वो ये कि कायद आज़म का तस्वर कतई तौर पर कोई फ़िरका परस्त या बुल्लाई रियासत कायम करना नहीं था, वो इसके सख्त खिलाफ थे। कायद आज़म एक सेकुलर और लिबरल ख्याल के और आइनी और कानून की हुक्मरानी के को सिम्बलाइज करते थे, कि वकालत करते थे, और उनका यही इख्तलाफ भी था कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स के साथ। और उनकी 11 अगस्त की तकरीर जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क। जावेद इकबाल साहब, ये जो कहा जाता है कि दरअसल ये करारदाद से पहले जो खुतबा इलाहाबाद था अल्लामा इकबाल का, वो बुनियादी तौर पर था जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की कोशिश की गई थी और उसमें कहा गया था कि एक अलग रियासत बना लेते हैं ताकि वहाँ पर हम इस्लाम के तजर्बात को एक तजर्बागाह बना दें उसे इस्लाम की।
تو یہ قرارداد بنیادی طور پہ اسی کا تسلسل تھی. تو پھر یہ بات کہ سیکولرزم یا کسی اور حوالے سے ہم ایک ملک حاصل کرنا چاہ رہے تھے, یہ کچھ عجیب سی نہیں لگتی؟ اس قرارداد سے لگا کھاتی ہوئی نظر نہیں آتی. خطبہ الہ آباد سے پیشتر مسلمانوں کے جو مطالبات تھے وہ 14 نکات تھے, محمد علی جناح کے 14 نکات. وہ نہرو کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیے 1928 میں. اس کے بعد کانگریس نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں, فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 میں یہ کوشش کی گئی کہ انگریز جو ہیں وہ اس میں مداخلت کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ایسی بنائے جن پہ دونوں فریقوں کا اتفاق ہو. لیکن اس طرح کی صورت پیدا نہ ہو سکی. 14 نکات پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی ریجیکٹ کر دیے گئے. ہندوؤں نے ریجیکٹ کر دیے, اس لیے نیچرلی انگریز میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ خطبہ الہ آباد جو ہے یہ اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے, یہ حضرت علامہ اقبال کو قائد اعظم ہی نے مسلم لیگ جو کاؤنسل تھی اس کے تحت الیکٹ کروایا تھا صدر مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کا ان 1930, ان دی ایئر 1930. تو یہ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے یہ بڑے واضح طور پر ان میں الفاظ ہیں, یہ کہا گیا کہ اگر 14 نکات نہیں تسلیم کیے گئے تو پھر میں تو اگلا قدم یہی تجویز کروں گا کہ نارتھ ویسٹ کے ایریا میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ان کی ایک امیلگمیٹڈ اسٹیٹ بنائی جائے, اور دس شوڈ بی ود ان دا برٹش ایمپائر اور ود آؤٹ. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آئی سی دیٹ ایز دا ڈیسٹنی آف دا مسلمس آف دس ریجن. یہ ان کے الفاظ ہیں اس میں. حالانکہ یہ الہ آباد کے خطبے میں ایک ویگ سی تصویر تھی, اس میں کہیں مشرقی پاکستان کا ذکر یا بنگال کا ذکر نہیں تھا. اٹ واز اونلی اے کائنڈ آف اے کانسیپٹ, اے سارٹ آف این آئیڈیل, ایک نصب العین کے طور پر. اگر 14 نکات نہیں منظور کیے جاتے تو پھر یہ صورت ہوگی. اچھا, اور اس کو کہہ دیا کہ یہ ڈیسٹنی ہے اس خطے کی. اب بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ریزولوشن ہے, بلکہ اس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت یہ 14 نکات نہ ایکسیپٹ کیے گئے انگلینڈ میں فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں, تو قائد اعظم اتنے ڈسلوین ہوئے. اس وقت تو محمد علی جناح ہی کہلاتے تھے کہ میں واپس کس منہ سے جاؤں ہندوستان. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہیں برطانیہ رہ کے پریوی کاؤنسل کے سامنے پریکٹس کروں, واپس نہ جاؤں. انہیں پرسویڈ کر کے واپس لایا گیا, اور جن لوگوں نے ان کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کی ان میں ایک علامہ اقبال بھی تھے, اور انہیں یہی کہا گیا کہ واپس آ کے مسلم لیگ کو دوبارہ نئے ایجنڈے کے ساتھ آرگنائز کیا جائے. اس لیے وہ واپس آئے, اور واپس آنے میں جو ان کی تقریر ہے 1934 یا 35 میں وہ بڑی واضح ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی کیم بیک ایز اے بیگر اینڈ آئی واز ٹریٹڈ لائک اے بیگر. اور وہ ساری تقریر پڑھنے کے قابل ہے, بیکاز قائد اعظم کبھی بھی جذباتی نہیں ہوئے, لیکن اس تقریر سے یہ عکس اس کا پڑتا ہے کہ وہ کتنے مایوس تھے کہ جس حالت میں واپس آئے.